खबर में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट सईद काजी। रन डाउन और फिर अपने अपने मौजूद मेहमान की तरफ बढ़ेंगे। CDF नोटिफिकेशन हुकूमती हल्के आपस में क्यों इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि जहां पर एक चीज़ जो स्मूथली हो चुकी थी, इतनी लहजे हुई पहले जब हुआ जी मुसवदा नहीं मिल रहा, मुसवदा है नहीं है, मैंने देखा अब हो गया वन वे आर दी अदर, और जब एक आखिर में इम्प्लीमेंटेशन आती है तो फिर एक साहब आ जाते हैं और वो आके पहले वो एक वी लगाते हैं, फिर वजाती वी लगाने शुरू हो जाते हैं और पूरा हम एक क्राइसिस और अपने आप को एक जो लॉफिंग स्टॉक बना के रख देते हैं। ये क्यों है इस तरह का मामला, इस पर बात करेंगे। मुलाकात के बाद इमरान खान साहब से अगर मुलाकात हो ही गई तो उनकी तरफ से बड़ा सख्त एक मैसेज आ गया, तो क्या सिचुएशन वहां भी अब वर्सन होगी, इस पर बात करेंगे। मईशत के महाज पे फिर वही हालात है, 5 माह में $15 बिलियन का खसारा है, इस पर हम बात करेंगे। साथ साथ कल हमने बात की थी ये जो गाड़ियों की कीमतों में कमी आई है और क्या जो ये टैक्स टेलीफोन पे लगा हुआ है, ये टेलीफोन कह रहा हूँ, ये मोबाइल फ़ोन पे लगा हुआ है, क्या इसको ख़त्म करने का सिलसिला हो रहा है नहीं हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे किसी अहम शख्सियत से। तुर्की ने F-35 को गिराने वाला ड्रोन बना लिया है और एक लगता है कि जो हेजमनी थी और पेटेंट्स का दौर जो था, जो कॉपीराइट्स का दौर था, अब ख़त्म हो गया है और टेक्नोलॉजी अब हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है। बेहतर है कि अब किसी को इंटिमिडेट नहीं किया जा सकेगा, किसी का इस्तेसाल शायद ना किया जा सके, इस पर बात करेंगे। उधर प्यूटन जो है यूरोप में कोई 5 घंटे की मुलाकात के बाद उसने किसी किस्म की बात मानने से इनकार कर दिया और इस जंग के बाद बजाय इसके कि जो अमेरिका बहादुर का ख्याल था कि वीकन हो जाएगा रशिया और ताकतवर और एक ताकतवर फौजी ताकत के तौर पर उभरा है। और क्या यूरोप में जंग के साए बढ़ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज तजिया नगार जनाब मोहसिन बेग साहब, हमें जो है वो गाइड भी करते रहते हैं, बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब। कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है हम में कि एक चीज़ हो गई, मुझे पसंद थी नहीं थी पसंद, पार्लिमान अच्छी थी पार्लिमान बुरी थी, सब ने पूरी हुकूमत ने पूरा जोर लगा के एक बिल या एक कानून बना दिया। अब जब बन गया और इम्प्लीमेंटेशन की बारी आई तो फिर एक साहब आके उनका वीलाग सामने आता है और जो कि जाहिर है, मैं नहीं कहता कि वो किसी की कोई वो मोटिवेटेड थे या नहीं थे। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में यकीनन मेरिट पे ही वो, जिस तरह वतन अजीज में मेरिट का सिक्का बिल्कुल चलता है, वो औहदों पर भी फायदे रहे सरकारी, और अब वो कहते हैं जी मेरा कुछ। वाई वी आर सो गुड एट चीज़ों को खराब करने में, और आप इसको कैसे देखते हैं, इसके पीछे क्या वेस्टेड इंटरेस्ट था? सॉरी मेरा सवाल लंबा हो गया। बेग साहब। काजी साहब, बेसिकली तो इसमें कोई अभाम था ही नहीं। एक्चुअली जो प्रीवियस 26 अमेंडमेंट हुई उसमें इन ओहदों को 5 साल की मुद्दत कर दिया गया, तो नेचुरली लोग ये समझ रहे हैं कि जी ये 27 नवंबर या 28 नवंबर को उनकी वो 3 साल मुद्दत खत्म हो रही थी, इसलिए नोटिफिकेशन दूसरा आना चाहिए। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, इसकी बड़ी बड़ी सिंपल, अगर आप 26 अमेंडमेंट देखें और अभी देखें, अभी उनके 2 साल उसी ओहदे के लिए पड़े हुए हैं। अब ये एक नया ओहदा क्रिएट किया गया, इसको पार्लियामान ने अप्रूव किया, नेचुरली उसके पावर एंड ग्राउंड्स जो भी उन्होंने करने थे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब अब्रॉड थे, दौरे पे थे, वो एक सेरेमनी अरेंज करना चाह रहे हैं। नेचुरली वो मेरे ख्याल में आपको एक आध दिन में मिल जाएगी। ये फॉरेन विजिट जो है, डिग्निटीज आई हुई है बाहर से, तो उसमें कोई अभाम नहीं था। लेकिन हमारे यहाँ वो आपकी बात ठीक है कि हमारे यहाँ चीज़ों को अभाम में रख के सारा पाकिस्तान, वो पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेट हो या कोई और हो, वो चाहते हैं अभाम में चीज़ें रहें। हालांकि इसकी बड़ी सिंपल क्लैरिटी इसमें है, इसमें कोई अभाम नहीं है। उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन उसको ऐसा एक कंफ्यूज कर दिया गया। मुझे भी 50,000 लोगों ने, और हर टॉक शो में लोग पूछते हैं, हालांकि कोई ऐसी बात नहीं। दे आर इन अ बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन पिंडी एंड इस्लामाबाद। तो बहरहाल उसकी अभाम की वजह से आप देखिए कि हमारे यहाँ एक नॉन सीरियस डिस्कशंस जो है वो शुरू हो जाती हैं, और उसका जो फर्क पड़ता है वो पूरे मुल्क पे नेगेटिविटी फैलती है, और वही चीज आपकी बिजनेस, स्टॉक मार्केट और एनवायरनमेंट को खराब करती है।
अच्छा बेग साहब, ये देखें ना, आपने बड़ी अहम बात की। हम इतने बड़े चैलेंजेस हैं, इधर हमारे पास अफगानिस्तान का मसला है, उसको हमने फिक्स करना है, उधर अफगान सेंट्रल एशिया में जो है वो लोग जो हैं वो इवन चाइनीज मारे जा रहे हैं, मैशत के माज भी हमारा बुरा हाल है। क्या इन तमाम इश्यूज को पस मंजर में भेज देने के लिए जो आम तौर पर सेटल्ड इश्यूज हैं उनको यानी नॉन इश्यूज को बना दिया जाता है और बताया जाता है जी कि बड़ा रियासत के अंदर खुदा न खास्ता न जाने क्या कोई खींचातानी शुरू हो गई है। हालांकि आज हमने एक स्टेटमेंट देखी जो हमारे हीरो हैं हमारे फिजाइया के, उनकी भी स्टेटमेंट आई जिन्होंने जिससे हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं। उन्होंने खैर इसलिए तो नहीं की होगी कि बहरहाल देर इज तमाम हारमनी है चीज़ों के माबैन, एक जो है वो मेल जोल और ताल मेल है। तो क्या ये समझते हैं कि ये एक जानबूझ के ये कोशिश की जाती है बेग साहब? बेसिकली मेरी तो समझ से बाहर है कि लोगों को डिस्कशंस के लिए या कोई और काम नहीं है, वो इस किस्म की चीज़ें ढूंढ लेते हैं और उसके ऊपर एक बहुत लंबी बहस और डिस्कशन शुरू हो जाती है। देखिए, चीज़ें स्मूथ होने की बजाय एक खौफ सा, एक हलचल सी मची रहती है, जिसकी वजह से आपका जो बिजनेस कम्युनिटी है वो परेशान है। इन्वेस्टर आता नहीं इन चीज़ों की वजह से। इतनी कोशिश कर ली आपने, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान, अगर आप दूर से बैठ के देखें, और इन चीज़ों की वजह से, इन गुफ्तगू की वजह से स्टेबल नहीं लगता। फिर नेचुरली सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो भी दिगर गू है। 2-3 जो हमारे प्रोविंसेस हैं वहाँ पे तो बहुत हालात ख़राब है। तो ऐसी सूरत में हम खुद भी नहीं चाहते कि हमारे यहाँ कोई चीज़ें नॉर्मलाइज हो या लगे कि जी एक पुरसकून माहौल है, एनवायरनमेंट को हम बेहतर बनाएं। हम ये चाहते ही नहीं है, टॉप टू बॉटम एवरीवन इंक्लूडिंग मी। तो ऐसी सूरत में आप अफवाहें, फेक न्यूज़, गलत, अच्छा ऐसे लोग तबसरा करते हैं, मैं तो हैरान हूं उनकी अकल और फरासत पे कि आप पहले चीज़ों को देख तो लें कि आप जो तबसरा कर रहे हैं या जो आप डिस्कशन में जिस चीज़ को ज़ेरे बहस ला रहे हैं वो फैक्चुअली वो इशू है ही नहीं है, लेकिन इशू बना दिया गया। उसमें सरकार का भी हाथ होता है। अब आप देखिए कि आपको अगर करना है तो आप एक डेट बता दीजिए कि जिस डेट में नोटिफिकेशन आएगा, और अभी तक वो उनके पास तो 26वीं तरमीम के बाद तो उनके पास 2 साल और पड़े हुए इसी ओहदे पे अगर वो रहना चाहें। अब क्योंकि वो एलिवेट हुए हैं, एक नई ओहदा जो है वो स्टैब्लिश हो रहा है, थोड़ी सी रीडिफाइन हो रही है आर्मी के अंदर, तो इसमें तो कोई अबाम है ही नहीं। लेकिन बहरहाल वो आप देख लें कैसी डिस्कशंस हो रही हैं। नहीं, ये एक बड़ी अच्छी बात की आपने कि भाई एक चीज तय हुई, अपने 2/3 मेजॉरिटी से कर लिया, एक दिन तय कर दें, 15 दिन बाद कर दें जो आप चाहते हैं। जिस तरह एक बात कही हुकूमती हलकों की तरफ से, किसने ये बात कही मुझे याद नहीं आ रहा, किसी वजीर मसूफ ने ना एक साफी ने कहा कि जनाब वो तो एक सेरेमनी होगी, उस जाहिर है सेरेमनी होनी चाहिए क्योंकि हमने एक तब्दील। मगर यहाँ होता क्या है बेग साहब कि बजाय ये कि एक डेट दे दी जाए और पुट टू रेस्ट कर दे हम तमाम इन जो बेबुनियाद अफवाहें हैं और उस काम पे लगे, जितने चैलेंजेस हमें उधर से हम देखते हैं कि उधर से अता तारड़ साहब का बयान आ जाता है। तो इस बयान की क्या जरूरत थी उनको देने के लिए जी कि ये क्या वो इतना ही कोई बड़ा वीलाग था जो हमारी पूरी समाजी और सियासी जिंदगी को जिसने बदल के रख दिया। और जब आप ये कहते हैं कि हुकूमत जो है वो उसको रिस्पांस, बजाय ये रिस्पांस देने के अगर तारड़ साहब हमें ये बता देते कि जी फलां दिन को इस सेरेमनी के जरिए ये इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है वो फिल कर दी जाएंगी, तो मेरा ख्याल है आज हम इस गुफ्तगू की बजाय किसी कोई और बात कर रहे होते। डू यू एग्री बेग साहब? देखिए, क्लैरिटी लाना तो हुकूमत का काम है, बजाय इसके कि आप लोगों को कंफ्यूज रखें। और एक अननेसेसरी जो बहस थी उसके ऊपर वजीर मौसूफ का भी ट्वीट आया और बहुत सारे गवर्नमेंट हलकों ने बोला, लेकिन वो अवाम अपनी जगह मौजूद रहा। बजाय इसके कि आप कैटेगोरिकली एक चीज़ की वजाहत देते कि जी ये होने जा रहा है, चलिए आप सेरेमनी भी ना करें, आप कहेंगे जी मैं फलां डेट को नोटिफिकेशन हो जाए। नोटिफिकेशन का तो कोई इशू है ही नहीं, लेकिन क्लैरिटी आई नहीं, उसको अभाम में ही रखा गया, जिसका इम्पैक्ट मेंटली तौर पर और वैसे भी बिजनेस वाइज भी वो पूरे पाकिस्तान पे पड़ा हुआ है। और बाहर से भी इसके ऊपर डिस्कशंस हो रही, वीलॉग हो रहे, तबसरे हो रहे।
हालांकि मैं समझता हूं कि ये होना नहीं चाहिए था। ये नेगेटिविटी फैलाता है। लोग कह रहे हैं जी बस इस्लामाबाद पिंडी में पता नहीं क्या सर जंग होगी, कोई कह रहा है जी वो वजीर आजम साल लंदन मशवरा करने भी, वहां किससे मशवरा करना था। तो आपकी बात ठीक है, क्लैरिटी और जो क्लियर स्टेटमेंट है। देखें दुनिया में काजी साहब, मैंने बाहर रहा हूँ, पढ़ा हूँ, वर्क किया है, वहाँ एक ब्रीफिंग दी जाती है और वो सारे जो मीडिया पर्सन है उस ब्रीफिंग को पूरा दिन पूरा महीना फॉलो करते हैं, क्योंकि उसमें बड़ी क्लैरिटी होती है। यहाँ ट्विटर इनकी क्लैरिटी बन गया है, वो एक कुछ देता है, दूसरा स्टेटमेंट कुछ और आ जाता है। तो एक बंदा उठ के बता दे कि जी ये है और मीडिया उसको फॉलो करेगा, डिस्कशन वैसी जो है इस किस्म की फेक न्यूज हो दम तोड़ जाएंगी। अच्छा बेग साहब, ये तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं देखें ना, आज हमने इतना टाइम इस बात पे किया क्योंकि दिल हमें दुखा हुआ था, मगर अब ये भी देखिएगा, ये बताऊँ कि इवन रूलिंग पार्टी के ही कुछ जो मीडिया के लोग हैं जी, वो कहते हैं जी कि समवन शुड बी टेकन टू टास्क। दो, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। जो ये इस पे इसको अब मजीद इशू ना बनाया जाए, और इस पर ये भी जो आप कह रहे हैं, और जो है एक दूसरे पे अब जिस तरह आग आती है तो हम एक दूसरे को फेंकना शुरू कर देते हैं, ये न करें। बेग साहब मैं थोड़ा सा मौजू को बदलता हूँ, मैं आता हूं, जरा ये बताएं कि खान साहब की मुलाकात हो गई तो उधर से कोई पॉजिटिव बात भी आ जानी चाहिए थी। हम जानते हैं कि सरकार उनके साथ बड़ी सख्ती से निमट रही है, लेकिन उसके बावजूद एक स्टेलमेट टूटा था, और फिर जो है उधर से जो बयान आया, और मोहतरमा जो बहन है उनकी हमारी, वो तशरीफ लाई, तो क्या ये माहौल भी ठंडा होता कहीं नजर आ रहा है आपको बेग साहब? और फैसल वाडा साहब का भी बयान आ गया, बड़ा सख्त था वो, तो ये इधर भी सख्ती चल रही है, हर तरफ तुंदी चल रही है। जरा इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा बेग साहब। जी काजी साहब, मैं तो इस हक में था कि उनकी जो सिस्टर्स हैं उनको उनकी मुलाकात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। वो बहनें हैं, उनका भाई है, रिकॉर्डलेस पॉलिटिक्स और अदरवाइज। लेकिन नेचुरली जब वो उनकी सिस्टर मिली हैं और बाहर जो आके उन्होंने फील्ड मार्शल साहब के बारे में कहा या बाकी जो कुछ उन्होंने बयान दिया कि जी मेरे भाई ये फरमा रहे हैं, एक्चुअली जो जेल में बैठा शख्स है वो अकल से टोटल आ रही है, उसको ये समझ नहीं आ रही कि मैं इनके साथ लड़के नहीं जीत सकता। आप अगर उनको डरा के जीतना चाहते हैं तो वो भी नहीं होगा, वो आपने करके देख लिया हुआ है, सारे हरबे आपने इस्तेमाल कर लिए। आप एक क्रिमिनल केसेस में अंदर हैं, आप कोई पॉलिटिकल केस में अंदर नहीं है। आपने चोरी की, आपने फ्रॉड किया, आपने झूठ बोला, आप हर स्टेज पे आपने झूठ बोला, हर केस में आपने झूठ बोला। अभी आपका एक केस अंडर ट्रायल, इट्स रेडी टू अनाउंस द जजमेंट वेरी सून। उसमें भी आपको लगता है कि आप बच नहीं सकेंगे, एविडेंस तोशाखाना नंबर 2 जो है, तो वो जो केस है उसमें भी नहीं बच सकेंगे। इसके बावजूद आप डरा किसको रहे हैं, आप धमकी किसको दे रहे हैं, आप नेम थ्रोइंग क्यों करते हैं? आपके पीछे एक डिजाइन है जो इंटरनेशनली आपके मास्टर्स ने दिया हुआ है कि आप इनको डिस्क्रेडिट करें। और इनकी जितनी सोशल मीडिया ब्रिगेड इंटरनेशनली बैठी है वो क्या कर रही है? वो पाकिस्तान की या खान की फेवर कर रही है। वो पाकिस्तान की आर्मी को देखें, आर्मी इज द लास्ट सोल्यूशन। आपने देख लिया इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी, तो उसको डिस्क्रेडिट करना है, क्योंकि कई चीजें फॉरेन पाकिस्तान के जो एनिमीज हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ 2 तरीकों से जो है डिफीट किया जा सकता है। एक, इकोनॉमी इसकी डिस्ट्रॉय कर दी जाए, जो उन्होंने काफी हद तक कर दी है। दूसरा जो लास्ट है वो इसकी आर्मी है, तो आर्मी को अपने ही लोगों की नजर में डिस्क्रेडिट किया जाए, जिसके ऊपर खान एंड इसकी जो ब्रिगेड है और पीटीआई वाले हैं ये काम कर रहे हैं। तो हमें इसका डिफेंस करना चाहिए। और देखें जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 करोड़ से ज्यादा है, वो 3 या 4 मुल्क हैं, और उनमें से 3 मुल्क ऐसी हैं जिनकी आर्मी बड़ी स्ट्रांग है, और जो पाकिस्तान और इस्लाम और इन सब चीजों के खिलाफ हैं, जो आप समझते हैं जिन्होंने गजा में जो कुछ किया, वो सिर्फ और सिर्फ हमें मिलिट्रीली डिफीट नहीं दे सकते, तो वो हमें इकोनॉमी और अपने ही मुल्क में इंतशार और अपने ही लोगों को अपनी डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ करना, जो जो जिस एजेंडे पे खान भी काम कर रहा है। लेकिन बेग साहब देखिए, जो भी है, लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट, कि देखिए जो हमारी फौज के अंदर इंटेग्रिटी है और जो उसके अंदर एक हार्मनी है,
इस हवाले से तो कभी हमने किसी वर्स्ट यानी नहीं देखा, इवन पीटीआई की तरफ से भी, या कम से कम मैं बाहर के लोगों की बात नहीं करता जो बाहर बैठ के वीलॉग कर रहे होते हैं इस तरह का, एंड वी शुड नॉट अटैच मच इंपॉर्टेंस टू दैट, क्योंकि वो जाहिर है इस अरीने में है ही नहीं, या तो यहाँ बैठ के खेलें जैसे हम खेल रहे हैं या आप खेल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह का तो सवाल कभी नहीं उठा, मगर अफसोस की बात यह है कि अंदर और बाहर से तो ये सवाल उठते ही थे और बेबुनियाद सवाल उठते थे। हमारी जो फौज की जो एक इंटेग्रिटी है और जो उसके अंदर हार्मनी है या यकजहती है, मगर अब गाह अंदर से भी ये खेल होना शुरू हो गया है। आई थिंक इट शुड बी डिस्करेज। बेग साहब, मुल्क के अंदर से भी हमें ऐसी आवाजें नजर आती हैं जिस तरह के बाहर से लोग बात करते हैं। जी काजी साहब, बेसिकली इशू ये है कि हमारी जो आर्मी या एस्टैब्लिशमेंट जिसको हम कहते हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि अपनी पॉपुलेशन के अंदर उनकी जो इमेज है वो बेहतर हो। वो ऐसा कोई काम ना करें जिससे अवाम के अंदर उनके खिलाफ कोई तासर पैदा हो। और मैं ये समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट की ये जिम्मेदारी है कि अपना एक पॉजिटिव जेस्चर अवाम के लिए छोड़े। अगर कोई उनका काम ऐसा है जिस पे अवाम तनकीद करती है, जो कि है, मानना चाहिए है, तो उसको फौरी तौर पे रेक्टिफाई करना चाहिए, क्योंकि हर फौज का। बेग साहब, आपने बड़ी कंप्रिहेंसिवली और बड़ी सराहत से जी, आप हमेशा हमें जो है वो गाइड करते हैं। बहुत शुक्रिया। वक्त की दीवार सामने आ खड़ी हो जाती है और बहुत ठीक मैंने कही कि हमें एक तो खुद मिसाल बनना चाहिए, और ये एक जो वॉइसेस विद इन या विदाउट आती हैं जो हमारी यकजहती को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उन्हें हमें काउंटर करना चाहिए। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। दीगर बहुत से मौजूद हैं। मैशत का मामला है, तुर्की ने क्या F-35 को मारने वाला ड्रोन बना लिया है प्यूटन, और क्या यूरोप में हमले की बातें हो रही हैं, इसमें कोई सच्चाई है या क्या सिलसिला है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब इस सेगमेंट में ज़ाहिर है एक दाई अहम सेगमेंट होता है हमारा मैशत, उस पर हम बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है जनाब नन अदर देन डॉक्टर खाकान नजीब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, 2-3 बातें पूछेंगे। एक तो कल भी हमने इस पर सेगमेंट किया, अब जाहिर है कि चाइना इनंडेट कर रहा है पूरी दुनिया को अपनी गाड़ियों से, और हमारे यहाँ कल एक अनहोनी हुई कि एक बहुत बड़ी गाड़ी जो है वो उसमें 2.5 मिलियन की कमी कर दी गई। हालांकि ये गाड़ियां धक्के खाती हैं 20-20, 30-30 लाख रुपए पे इंडिया में, और हम उनके जनाब 15 मिलियन 20 मिलियन देते हैं। एक तो ये फिनोमेना हमें बताइए ये क्या है, और सेकेंडली मैं आपसे पूछूंगा सिर्फ 5 माह में $15 बिलियन का खसारा, तो क्या हम दुरुस्त यानी डगर पे हैं माशी एतबार से? मगर पहले ये जो हमारी व्हीकल मार्केट है, इस पे आप जरा कुछ बताइए। आने वाले दिनों में ये और वॉलेटाइल होगी, और नीचे चाइना कीमतों को गिरावट में कोई हिस्सा डालेगा चीन? देखिए, चाइना ने ऑब्वियसली एक ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करना शुरू किया है, और उनकी कॉस्ट जैसे कि सब चीज़ों में बहुत कम होती है, और उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, और उनकी मैस जिसे कहेंगे प्रोडक्शन है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से उन्होंने दुनिया भर में यानी ईवीज की स्पेशल मार्केट में, जैसे उनकी कई कंपनीज हैं, वो बहुत बड़ा कंपटीशन दे रही हैं। पाकिस्तान की मार्केट को हमने एक क्लोज्ड मार्केट रखा, एक असेंबली मार्केट रखा पाकिस्तान में, इंपोर्ट भी नहीं अलाउ की, और इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको क्वालिटी भी, एफिशिएंसी भी, पुराने इंजन, ये सब चीज़ें उस तरह से नहीं मिल सकी जैसे आपको मिलना चाहिए था। सो ये जो चाइना की ईवी अडॉप्शन है, ये एक टिपिंग पॉइंट है। ईवीज और हाइब्रिड्स जो हैं आर नाउ मोर देन हाफ ऑफ द न्यू कार सेल्स इन रीसेंट मंथ इन चाइना। आई थिंक पाकिस्तान को भी इवेंचुअली मूव तो इसी तरफ करना है, पर मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो हमारी रिलायंस है गाड़ियों पे, ये जब तक तब्दील नहीं होती पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, ये मसला हल नहीं होगा। आई मीन गाड़ियों की इंपोर्ट होती है नहीं होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट मसला है, पर असल मसला ये है
कि जो काम है सिटीज का, जो काम है प्रोविंसेस का, जो काम है डिस्ट्रिक्ट्स का, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और सिर्फ मर्द हजरात के लिए नहीं, देखिए ये इनका सबसे बड़ा मसला खवातीन के लिए आता है क्योंकि वो मोटर बाइक उस कंफर्ट से नहीं चलाती, सो वो रिक्शा में उस कंफर्ट से नहीं जा सकती, वो ऊबर में उस कंफर्ट से नहीं जा सकती, पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो फुल कंफर्ट से जा सकती हैं। एक बस कई गाड़ियों पर हैवी है, कई 50, 55, 60, 70 लोग लेके जाती है। अगर आप इसी तरह सोचें तो मतलब 12-15 गाड़ियों का जो बोझ है वो कम करती है, प्लस ये जो पेट्रोल और डीजल है उसका खर्चा घटाती है, विच इज इंपोर्टेड। हमें रियल थॉट डालनी है। सारी डिस्कशन हो रही है गाड़ियां आएंगी नहीं आएंगी, आई नो दिस इज इंपॉर्टेंट, बट आई एम सॉरी, मैं जब भी आपके प्रोग्राम पे आता हूं मैं कोशिश करता हूं कि हम फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी को ठीक करने की डिस्कशन करें। आज भी सिटीज जो है वो उस तरह ग्रो नहीं कर पा रही कि नोडल कॉन्टैक्ट हो, वॉकिंग एरियाज हो, बाइसिकल एरियाज हो, कहीं लोग पार्क करें उसके बाद बस पे बैठें, स्पेशली मर्द और स्पेशली खवातीन जो हैं, ताकि ये सारा सिस्टम जो है आलूदगी का वो कंट्रोल हो जाए। पर इन दी कमिंग ईयर्स गाड़ियों पे मोटर, अच्छा मैं आपसे 100% एग्री करता हूं, बल्कि आई वुड गो दी होल हॉग। मैं तो ये कहूँगा कि ये जो मतलब जो जहाँ जहाँ हमने जो है वो उसको डीरेगुलेट किया, वहाँ एक नया माफिया बन गया, गाड़ियों का माफिया, बिजली का माफिया, शुगर का माफिया। बजाय इसके कि कंपटीशन होता, प्राइसेस नीचे आती, क्वालिटी बेहतर होती, उल्टा हो गया। मगर मैं थोड़ा सा इसी पे रहता हूँ। डॉक्टर साहब, आप बड़े बड़े मर्जर हो रहे हैं, यानी पूरी मैशत पर एक हमला आवर हो गया है, और अब वो पेट्रोल की गाड़ियाँ जो पेट्रोल वाली गाड़ियाँ उनकी कीमतें 50% स्लैश कर है। सुना मर्सिडीज, BMW या तो ये मर्जर करेंगे या मार्केट से बाहर हो जाएंगे। डू यू सी सच बिग चेंज कमिंग इन द नियर फ्यूचर जनाब डॉक्टर साहब? देखिए ना, as soon as you move to a green economy, as soon as you move to a sustainable economic growth, तो ये सारा जो है, जो हमने दुनिया के निज़ाम को देखा है, जो क्लाइमेट की कंडीशन दुनिया में बनी है, जिस तरह ग्लेशियर्स मेल्ट किए हैं, इसका एक अहम जुज़ जो है वो, चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो या गाड़ियों का वो हो, तो फॉसिल फ्यूल से निकलना है। पर आज भी याद रखिए कि 80% से ऊपर फॉसिल फ्यूल पे ही दुनिया जो है वो चलती है, एनर्जी बनती है। बट आने वाले सालों में, आने वाली दिहाइयों में, when we see a change, there will be a massive change moving out of this and moving into electrical vehicles. इसमें तो कोई दो आरा नहीं हो सकती। इसी तरह ग्रीनिंग ऑफ एनर्जी जो है itself will become very important. आपको याद है LNG भी इसी तरह लाई गई थी कि ये एक चीज होगी, पर I think we've gone far beyond that. So, और पाकिस्तान की ग्रीन एनर्जी इज नॉट दैट बैड एक्चुअली, क्योंकि हम डैम से बहुत बिजली बनाते हैं, आपको पता है कि वो सारी बिजली, फिर सोलर का जो इनखला आया है वो भी सारी बिजली, फिर विंड का जो इनखला आया है वो भी सारी बिजली। सो वी आर नॉट डूइंग दैट बैड। लेकिन डॉक्टर साहब, हमने तो अर्बन नाइटमेयर बना दिया ना। लाहौर इज रियली अर्बन नाइटमेयर। मैं जब लाहौर से निकल रहा था तो मुझे ऐसे लगता था जैसे आई वाज फ्लीइंग लाइक विद अ ट्रेड ऑफ एन एस्केप्ड प्रिजनर। जब मैं वहां से निकला हूं, आज इस्लामाबाद आया हूं। तो एक और खबर जो बड़ी अहम है लोगों के लिए, आज हम जरा चाह रहे हैं कि अवाम की बात करें। मोबाइल फोन पर सुना है एक मीटिंग हो रही है, ये टैक्स आप क्या समझते हैं, हटा देना चाहिए? क्योंकि एक बड़ा ही प्रोहिबिटिव टैक्स लेवी किया हुआ है इन्होंने, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का ये सबसे बदतरीन मिसाल है। डू यू थिंक कि ये जो मीटिंग आजकल में होने वाली है इसमें कोई रिलीफ आम आदमी को मिलता नजर आता है? देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त टैक्सेशन में बहुत बड़े रिलीफ चाहिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो तो आपकी इनकम पे भी चाहिए, वो तो मैन्युफैक्चरिंग पे भी चाहिए, जीएसटी को भी नीचे लाना चाहिए। मैं मतलब खुल के अगर आप बयान करें, मोबाइल्स पे हम एक बहुत बड़ा चार्ज लगाते हैं। उसका मकसद एक्चुअली ये था कि जो मोबाइल की सिम रिकग्निशन और मोबाइल की जो पर्टिकुलर नंबर है, वो मैं भूल गया हूँ, शायद IAM नंबर कहते थे, वो रजिस्टर्ड हो ताकि ये मालूम हो कि कहाँ पे ये मोबाइल किसके नाम है और कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। बिकॉज आपको पता है कि ये गैर कानूनी चीज़ों में भी बहुत यूज़ होता था। उसका हमने एक टैक्स भी साथ लगा दिया था। मैं टेबल पर ही था जब ये टैक्स लगा था। आई थिंक जिस नहज पे चला गया है, दैट इज अनकंफर्टिंग, बिकॉज आप चाहते हैं कि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल हो, वो यूट्यूब पढ़े, वो किताबें पढ़े, उस पर जाकर इंफॉर्मेशन ले, अखबार पढ़े, हर प्रोडक्टिव वर्कर जो है वो देख सके, कुक जो है वो बेहतर खाना पका सके, वेल्डर जो है वो जाकर ट्रेनिंग ले सके, बिकॉज दैट इज द फ्यूचर। ये बात दुरुस्त है कि इसको
सस्ता रखना। इसी तरह अब जो नई ट्रेनिंग एआई में होनी है, जो नई ट्रेनिंग डिजिटल इकोनॉमी में होनी है, मोबाइल हर एक के पास हो ताकि वो मोबाइल स्वाइप करे, पेमेंट हो, ताकि हम फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ जा सकें। सो सारी सोच जो है वो हमने बदलनी है। हमने टैक्सेशन की बजाय हमने टैक्सेशन फॉर ग्रोथ करनी है, नॉट टैक्स टू जीडीपी रेशियो। टैक्सेशन जो इन्वेस्टमेंट लाती हो इन प्रोडक्टिव सेक्टर्स या लोगों को प्रोडक्टिव बनाती हो, उनका वक्त कम जाया होता हो। मैंने मोबाइल पे आपको अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अगर आपकी बात समझाऊं तो क्या ये लैपटॉप पर जाहिर है ये बड़े जरूरी है, ये गैजेट्स हैं जिनके जरिए हम दौलत क्रिएट करते हैं। इसी तरह मोबाइल ने एक बहुत बड़ी लीप दी है हमारी दुनिया भर की मैशत को। तो क्या आप समझते हैं कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है सरकार के, आप क्योंकि इन हलकों के करीब रहते हैं या कम अज़ कम मौका मिलता है आपको, तो ये क्या डू यू थिंक कि ये इसको रिड्यूस करेंगे टैक्सेशन को इन इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट्स हैं? मेरा ख्याल है कि टैक्सेशन के पूरे निज़ाम को, जिसको मैं कहता हूँ ना फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क, जिसमें एक्सपेंडिचर्स भी शामिल है और टैक्सेशन भी शामिल है, इनको असर इनाफ सोचना चाहिए कि इतनी हैवी इनडायरेक्ट टैक्सेशन इवन जीएसटी की मद में और डायरेक्ट टैक्सेशन आपकी इनकम्स पर, मैन्युफैक्चरिंग पर और उन सेक्टर्स पे कम कलेक्शन, और वो 1 से 5% हमारा जो अशरफिया है जो कि अपना टैक्स गैप में है, जिसका मतलब है कि वो उतना टैक्स नहीं देता। अच्छा लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछना है। एक तो ये कि ये कुछ टर्की के इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, क्या ये वाकई जो एक कहानी हम बेच रहे हैं कि जनाब ये लोग आ रहे हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी? डू यू सी कि किसी बड़े सेक्टर में आ रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्टर, यहाँ पे ऐसे हालात हम पैदा करने में के काबिल हो गए हैं? सर एक तो बात यह है कि आप एक क्वेश्चन आपने किया पर हम उस पर नहीं गए, वो था ट्रेड डेफिसिट का। जी सर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हमें आने वाले दिनों में डिस्कस करना है। पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट जिस तरह एक्सपैंड किया है और एक्सपोर्ट का पिकअप नहीं आया, और जरा सी इकोनॉमी खोलने से इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी, फिर कंजम्पशन लेड इकोनॉमी, नॉन सेविंग इकोनॉमी ने, जिसे कहेंगे, हमें दिखा दिया है कि हम वहीं पे खड़े हैं। इसकी करेक्शन कर लें, वरना बैरूनी खसारा और आईएमएफ से निकलना, ये दोनों चीजों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। सो वी मस्ट डू अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दिस। ऑन दी एक्सटर्नल साइड, पाकिस्तान बहुत अरसे से इस मॉडल को चला रहा है कि शायद मैक्रो स्टेबिलिटी आए तो हम पावर गैस में $300 मिलियन ढूंढ लाएं। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो बाहर से आती है डॉलरों में, बिजली रुपयों में बिकती है और वापस डिविडेंड्स जो हैं वो डॉलर में जाते हैं। फिर सोचिए, आपने एफडीआई वो लानी है जो बाहर से आए, यहां से कपड़ा, बुनियान, चिप, जूती, मोबाइल बनाए और उसको बाहर ले जाए। सो यू रियली हैव टू थिंक थ्रू दिस कि व्हाट इज गुड एफडीआई एंड व्हाट इज एफडीआई व्हिच क्रिएट्स a debt liability on Pakistan and creates a balance of payments challenge for Pakistan. I think ये डेप्थ की बातें हैं जो मस्ट है होनी। मैं अब भी देखता हूं कि शायद चूंकि जो पूरी अथॉरिटीज हैं वो एज इकोनॉमिस्ट नहीं सोच रही। जब आप इस थिंकिंग से करेंगे तो आप गुड एंड बैड एफडीआई में बड़ा क्लियरली जो है डिफरेंशिएट कर पाएंगे। दिस इज द थॉट प्रोसेस। बट डॉक्टर साहब बहुत आपने अच्छी बात की, और सबसे अहम बात तो डॉक्टर साहब ये है कि जो हमारी जो नज़्म व नस्क है मैशत का, यकीनन बैंकिंग सेक्टर भी बड़ा अहम है, मगर हमें ऐसे लोग चाहिए जो मैशत को समझते हों, नज़रिया साज हो, नज़रिया दान हो, नज़रियात को समझते हों और मैशत दान हो तो ज़्यादा बेहतर है। एक ब्रेक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब, आपने हमें वक्त दिया, हमें एनलाइटन किया। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सी बातें हैं। आलमी सतह पर पुतिन क्या यूरोप पर हमले के लिए तैयार है कि एक अजीब कहानी चल रही है। एक सुपर यानी असले के एतबार से सुपर पावर अमेरिका को रूस जो है वो रिप्लेस करता नज़र आता है, तो दूसरी तरफ माशी सुपर पावर चाइना अमेरिका को रिप्लेस करता नज़र आता है। वी आर लिविंग क्वाइट इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। एक ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें अपने आखिरी सेगमेंट में ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुमताज़ दफ़ाई तजिया निगार हैं। बहुत शुक्रिया जल साहब, आपने हमें वक्त दिया। जल साहब, आज ज़रा एक और ज़रा मुख्तलिफ मौजू से आपसे बात करते हैं। एक ज़माने में हम कॉपीराइट्स की बात करते थे, पेटेंट्स की बात करते थे। एटलीस्ट जो एक साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं या टेक्नोलॉजी है उसकी डेमोक्रेटाइजेशन हमें नज़र आती है। बल्कि सियासी डेमोक्रेसी का जो भी असर हो रहा है दुनिया भर में,
कहा जाता है कि तुर्की ने एक ऐसा ड्रोन बना लिया है, और जो कि हमारे साथ भी शायद वो शेयर करे, कि जो F-35 और स्टेल्थ को भी निशाना बना सकता है। तो ये एक केस, आप चूंकि एक तवील अरसा आपने इस सिक्योरिटी के दश्त में गुजारा है, तो ये एक ऐसा दौर आया, आप देख रहे हैं कि ये अब बहुत से मुल्कों में ये टेक्नोलॉजी सरायत कर रही है, विच इज गुड परहैप्स, कि अब किसी एक मुल्क की बालादस्ती नहीं रहेगी। जनरल साहब देखिए काजी साहब, एक तो जो चीज बड़ी वाजे है कि जब एक हथियार इजाद होता है तो इजाद करने वाले जो है हथियार या नया हथियार बनाते हैं, वो पहले उसका तोड़ खुद उनको समझ होता है क्या इसका तोड़ होगा, और उसके बाद उसके हथियार का अगर कुछ अर्सा वो इन सर्विस रह जाए, उसका तोड़ आ जाता है उसके सामने। और इसके साथ ही आप देखिए कि चूंकि लैंडस्केप है, बैटलफील्ड का वो बड़ी तब्दील हो रहा है, उसके मुख्तलिफ लेयर्स में आ गए हैं, तो ड्रोन्स ने अपने एक खास मुकाम बना लिया है इसमें। तो ड्रोन्स में इतना एडवांस हो जाना कि वो फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट, जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं, इनको एक निशाना बनाने के काबिल हो जाएं, ये कोई शंबे की बात नहीं है। और तुर्की हमसे इस सिलसिले में काफ़ी आगे है, उनकी रिसर्च भी है, और वो फिर उनके पास इतना पैसा भी है वो लगा सकते हैं, और मुझे कोई इसमें शंबे की बात नज़र नहीं आती। तुर्की ने अगर ड्रोन बना लिया है, अभी तो खबरें आई हैं, उसका कोई बाहर बाकायदा इस तरीके से कोई जाहिर नहीं हुआ, लेकिन अब देखिए कि जब ये ईरान के ड्रोन्स, ईरान हालांकि सैंक्शंस पे था, उसके बावजूद ईरान ने अपने आप को कहाँ से कहाँ लेकर चले गए थे वो लोग। तो तुर्की को तो बड़ा मसला नहीं है उनके लिए, तुर्की के लिए, और ये अच्छी बात है, मैं समझता हूँ। अच्छी बात इसलिए है कि जो हमारे ऊपर ठेकेदार बन के बैठे हुए थे, अपने हथियारों के जो मुजद थे उनको आगे एडवांस करके हमारे सामने बेचने के, हमें उसके होस्टेज बनाने के। अब देखिए पाकिस्तान F-16 से कितनी देर होस्टेज रहा, इसमें भी अल्लाह खुश रखे तुर्की वालों का, उन्होंने हमारी मदद की तो हम अपने आप को अफोर्ड रख सके। खैर अब तो हालात डिफरेंट है, तो ये मेरा ख्याल बहुत अच्छी बात है आपके, जो आप आई एग्री विद यू टोटली, कि इसकी जो ज्यादा स्प्रेड होगा तो ज्यादा लोग डरेंगे, फिर मेरा ख्याल है अमन के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे उससे। बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ अरशद मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच। अरशद मलिक साहब, ये अभी आपने जनरल साहब को सुना कि ये जो एक काइंड ऑफ दी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, इसको तो हम जाहिर है हम इसको कर रहे हैं, इसको वेलकम करते हैं। तो अब मेरा आपसे सवाल ये है अरशद मलिक साहब कि अब ये जो ड्रोन बना है, और इसमें हम भी बहुत इसमें गैर है, हम तो खैर वॉर थिएटर में हमने अपनी कैपेबिलिटीज़ क्वाइट रिसेंटली हमने शो की हैं। तो ये ड्रोन जो है, अब ये आइंदा का जो वॉरफेयर है, ये ड्रोन जिस तरह हमने रशिया के अंदर डीप हमला देखा यूक्रेन का और उसे स्टन कर दिया, तो आने वाले दिनों में अब वॉरफेयर अगर होगा, जो कि हमें लगता है कि अमन तो नजर कहीं आ नहीं रहा, तो अब ड्रोन्स आर गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल इन दी जो वार फ्यूचर में होंगी। अरशद मलिक साहब जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। साहब बहुत शुक्रिया, इट्स एन ऑनर टू बी विद जनरल मुस्तफ़ा, जो बड़े काबिल और हमारे उस्तादों में। जो बात आपने की बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक एहतराम के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि आप आइंदा आने वाले जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे उस पर किसी एक पे इन्हिसार नहीं कर सकते। आज ड्रोन की बात इसलिए हो रही है कि बहुत रिसर्च के बाद ये देखा गया कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी की इंट्रोडक्शन होती है वो इकोनॉमिकल है, इफेक्टिव है, उसकी रीच बहुत ज़्यादा है और इसकी इम्पैक्ट ज़्यादा आना शुरू हो गया था। अब जो टर्किश ने डेमोन्स्ट्रेशन किया है ये एक नई बात है, लेकिन मैं आपको एक ये बात वाज़ेह कर दूं कि ये कोई नई बात शायद अवाम या आम लोगों के लिए तो हो, बट जो मिलिट्री प्लानर्स हैं, जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, वो जो ड्रोन टेक्नोलॉजी की यूटिलाइजेशन है वो आइंदा किसी कॉन्फ्लिक्ट में जब आपके सामने आएगी तो आप शर्मसार रह जाएंगे कि इसके अंदर बहुत इनोवेशन आ चुकी है। इसके अंदर नो मोर कि ये सिर्फ सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल होगा, इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल होगा, बल्कि और ना सिर्फ ये कि ये छोटे पैमाने पे टारगेट्स को एंगेज करेगा, एरियल टारगेट के साथ साथ ये पूरी फिजा में इस तरह से इसका प्लानिंग होगी कि जिस तरह के एक बैटलफील्ड, एरियल बैटलफील्ड को आप प्लान करते हैं, इसी तरह ड्रोन टेक्नोलॉजी की जो एम्प्लॉयमेंट है और जो मिशन है और जो उसकी स्ट्रेटेजी है वो खदोखाल इस वक्त बन चुके हैं। और ये भी एक बात याद रखिए, जैसे जनरल साहब ने फरमाया कि हर चीज़ का काउंटर होता है।
और एक और इसी में एक बात याद रखिए कि जब आप किसी चीज को डेमोस्ट्रेट करते हैं तो उसकी असल और जो टेक्नोलॉजी होती है वो अभी तक मख्फी होती है। यानी ये हो सकता है कि कल इसके मुकाबले में कोई और टेक्नोलॉजी या ड्रोन की यूटिलाइजेशन या ड्रोन की एम्प्लॉयमेंट आपके सामने आए और एक आम आदमी जो है, आम नाजिर जो है या आम जो कारी है, देखने वाला है, वो हैरान रह जाए। तो इसमें बहुत इनोवेशन आ रही है जनाब, और इसमें ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ बैटलफील्ड में सिर्फ ड्रोन्स के ऊपर इन्हिसार नहीं होगा, बल्कि और भी चीजें, स्पेस वॉरफेयर, इंटेलिजेंस वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी आएंगे। नहीं, ये तो आपने दुरुस्त फरमाया, और मेरे ख्याल में इसको हमने डिस्प्ले भी किया है जो हमारा रिसेंटली हुआ है ये मामला। तो जनरल साहब, कमिंग बैक टू यू, ये फरमाइए कि ये बहरहाल जाहिर है अरशद मलिक साहब ठीक कह रहे हैं कि दिन ब दिन अब तो टेक्नोलॉजी का एक्सप्लोजन हो रहा है, हम देख रहे हैं, और वो हर फील्ड में हो रहा है। लेकिन अभी हम चूंकि ये इसकी वारफेयर की या वेपनरी की बात कर रहे हैं, तो अब ये हमारे यहाँ ये जो अभी रिसेंटली हमारे ऊपर भी एक हमला हुआ, आपने देखा अफगानिस्तान में, और वो ईरान ने सप्लाई किए थे, तो इसमें खतरात भी मुज़मिर हैं हमारे लिए। और फिर जनरल साहब, हमें एक और दोबारा से एक पुरानी कहानी दोहराई जाती नजर आती है। सुना है उधर उसामा बिन लादेन साहब के फर्जंद अर्जमंद को भी देखा गया है, शायद जो हमारे खिलाफ खुदा न खास्ता बरसरे अमल हैं। तो इसमें हम कैसे डील करना चाहिए, ये जो खतरा अब इधर बढ़ गया हमारे लिए अफगानिस्तान में? जनरल साहब देखिए, आप मुझे याकूब की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज अपनी जाती इंफॉर्मेशन से आपको बता रहा हूं कि इनके बारे में एक और शख्सियत जो अफगानिस्तान की ही है और अच्छी तरह समझते हैं मामलात को, समझते हैं कि ये शायद सबसे ज्यादा खतरनाक आदमी है ये, और ये पाकिस्तान के खिलाफ बरसरे पैकार जो भी ग्रुप्स हैं, इनके काफी असर रसूख है शख्स का उस पर। बहरहाल ये तो एक मसला है जो पाकिस्तान ने डील करना है, और एक तरीके से दूसरे तरीके से हम डील करेंगे इसको। इनके पास ड्रोन्स आए कहां से हैं? ईरान ने इनको इतना सप्लाई नहीं की। इनको सप्लाई करने के लिए बाकायदा भारत ने, आपने जब ये देखा जो पिछले दिनों ताजिकिस्तान पे हमला हुआ था ड्रोन्स का, जिसमें 5 चीनी शहरी मारे गए थे, ये इंडियन ड्रोन्स था जो आया हुआ था उसमें। तो तालिबान को ड्रोन से मुसल्लह करके पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना, ये मेरे लिए कोई इतनी अचंभे की बात फिर भी मेरे लिए नहीं होगी। मसला ये कि उसको हमने डील कैसे करना है, इसको अरशद साहब मुझे बहुत बेहतर आपको बता सकते हैं कि जब ये फिजा में इस किस्म की चीज आती है, उसको लोकेट करना सबसे बड़ा इशू लोकेट करने वाला होता है। उसके बाद अगर लोकेट हो जाए एक दफा, तो आपके पास रिएक्शन टाइम्स के हथियार भी हैं, आपके पास इतनी समझ भी है कैसे डील करना है, तो हम उसको एंगेज करके उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। और इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए सिर्फ हथियार ही नहीं, और दूसरे स्पेक्ट्रम्स भी हैं, जिसका भी अरशद मलिक साहब कह रहे थे, बड़ा सही कह रहे थे कि वॉरफेयर के स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी हैं। इसको मतलब अगर ये कंप्यूटर से चल रहा है तो कंप्यूटर का अपना भी एक वीकनेसेस हैं। तो ये पाकिस्तान के पास ये नो हाउ भी है, और पाकिस्तान के पास ये अंडरस्टैंडिंग भी है, और इसमें आई मस्ट क्रेडिट आवर एयर फोर्स, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है इसमें, हमारी एयर फोर्स ने। और वो इस वक्त इस हैसियत में है कि अगर ये खतरा पाकिस्तान के लिए नजर आएगा तो उसको डील भी कर सकते हैं, और फिर उसको एट सोर्स जाकर भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अच्छा, ये जल साहब ने बात की, मलिक साहब अभी आपने बड़ी दिलचस्प चीज़ों की तरफ इशारा किया। अब हम तो पहले जब हम ये देखते थे फिल्में जो साइंस की बनाई जाती हैं, ये फरमाइए कि अब ये जो आने वाली जंगें, जिस तरह आपने फरमाया कि जिस तरह और भी बहुत सी चीज़ें बन रही हैं, तो पहले हम कहा करते थे, आज से 2, 4, 5 साल पहले जब डेस्कटॉप रेलेवेंट था, अब तो पाम टॉप आ गए हैं। तो ये अब पाम टॉप से जो है फ्यूचर की लड़ाइयाँ होंगी, जैसे हम साइंस फिक्शन में देखा करते थे। अरशद मलिक साहब देखें, जो आइंदा की जंग है वो बड़ी मुख्तलिफ जंग होगी, और ये मैं बात आपको, जैसे जनरल साहब ने फरमाया, इसी को आगे लेके बढ़ूंगा कि जो वॉर स्पेक्ट्रम है, इसकी अब को बाउंड्रीज नहीं रह गई। वो बाउंड्रीज जो हमारे ख्याल में किसी ज़माने में 2 जहाज आके लड़ते थे, जब टैंकों की लड़ाई होती थी, ये उससे बहुत आगे जा चुकी है, एक बात। दूसरी बात, आज की जो जंग है, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने पिछले इनकाउंटर में भी साबित किया
वो है सरप्राइज के ऊपर मबनी। अगर आज हम लोगों को हम फौजियों को आप जब बुला के बिठाते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक अहम नाजिर के लिए कुछ ऐसी चीजें बताएं जो कि चीजों को रिवील कर दे, तो इसलिए हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि हम अपने आप को कन्फाइन करें। मैं आपको ये बता सकता हूं कि दो चीजें याद रखिएगा, एक है सरप्राइज, दूसरा सोल्यूशन है इंडिजनाइजेशन का। ये भी याद रखें कि जब भी कोई मुल्क आपको अपनी टेक्नोलॉजी देता है तो वो टेक्नोलॉजी उसके लिए मैं कम से कम अमेरिका, चाइना और फ्रांस की हद तक बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं, वो उनके लिए उससे कोई 2 से 3 स्टेप आगे जा चुके होते हैं और फिर उसको वो कंट्रोल करते हैं। फिर उस टेक्नोलॉजी के दे के एक और साथ में बात आती है, वो आपसे कुछ शराइत बनवाते हैं। सो आज की जो जंग है उसमें जैसे सर ने कहा था कि अब बहुत अरसा हम F-16 से स्लेव रहे, सो अब वो बात आ गई है जिसमें आपको इंडिजनाइजेशन पे जाना पड़ेगा। आपको इंडिजनाइजेशन में ऐसी ऐसी चीजें इनोवेशन के थ्रू, AI के थ्रू और अपनी एक्सरसाइजेस के थ्रू लानी पड़ेंगी जो कि एनिमी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। और लास्ट बात मैं ये कहूंगा, ये आज के दौर में जिस तरफ आपने इशारा किया जो रोमानवी दास्तानें थी, तो आज अगर कोई आपको कोई दास्तान जंग के सिलसिले में सुनाता है तो उसको यकीन कर लें, उस पर बिलीव कर लें और उसको काउंटर करने का सोच लें, वरना ये सब कुछ मुमकिन है। ये सब कुछ मुमकिन है। और मेरे ख्याल में मलिक साहब, हम जिस तरह अभी आपने स्पेस का या आपने जिस तरीके से ये लास्ट जो हमारा मामला हुआ हमने भी सरप्राइज किया, तो आई थिंक वी आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन द वे हमने जिस तरह न्यूट्रलाइज किया एक बहुत बड़ी ताकत को, तो डोंट यू थिंक कि हम जो है वो ठीक रास्ते पे हैं अर्शद मलिक साहब? मेरी उसमें जाती एक राय ये है कि हम एक ऐसा मुल्क हैं जो कि बहुत ज्यादा लग्जरी नहीं रखते कि अपने फंड्स को एक्सपैंड कर सकें सिर्फ इसी डायरेक्शन। हमारी इकोनॉमी अभी तक इतनी मुतहम्मिल नहीं है कि जो हम विजुलाइज करते हैं या जो हम प्लान करके बैठे हुए हैं उसको उस तरह से एग्जीक्यूट कर लें, और उसको करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज हम जैसे मुल्क के लिए बहुत सी कंपल्शंस हैं, सोशल रिफॉर्म्स हैं, लोगों के मसाइल हैं। जब तक हम उसको एडिक्वेटली एड्रेस नहीं कर सकते, हम ये नहीं अफोर्ड कर सकते कि हम अपने फंड्स को इस तरफ ले आए। लेकिन इसके बावजूद जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो देख रहा हूं, जो मुझे बताया जा रहा है कि हम बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इस सारी चीज को इंडिजनाइजेशन की तरफ ले आए, ताकि उससे आपका कंट्रोल भी बेहतर हो जाए, आपके वसाइल भी कम इस्तेमाल हों। तो यकीनन हम दुरुस्त समत में जा रहे हैं, लेकिन फर्दर अचीव करने के लिए हमें अपने इकोनॉमिक नेचुरली बेहतरी की गुंजाइश तो हर जगह मौजूद है। जनरल साहब, अब मैं थोड़ा एक आलमी सतह पे जनरल साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, पुतिन ने ये अब यूक्रेन पे 5 घंटे मीटिंग हुई और उसमें एक खासा, इससे क्या कहते हैं, अनकूथ कहना तो ठीक नहीं है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, जो बड़े सख्त रवैया था पुतिन साहब का, उन्होंने कोई बात नहीं मानी। तो ये जो एक तरफ हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का स्टेटस को चाइना ने तोड़ दिया और मिलिटरीली वीकन करना चाहता था जो बाइडन इस यूक्रेनियन वॉर के जरिए, मगर वो एक और बहुत बड़ी फौजी ताकत के तौर पर इमर्ज किया। हालांकि $2.5 ट्रिलियन की इकॉनमी है। ये मुझे पैराडॉक्स समझ नहीं आता जनरल साहब कि $2.5 ट्रिलियन की इकॉनमी, कि मैं कल रिपोर्ट पढ़ रहा था कि नेटो एंड अमेरिका पुट टुगेदर उससे ज्यादा उसके पास कैपेबिलिटी है टू प्रोड्यूस आर्सनल्स। हाउ कैन वी डिफाइन एंड अंडरस्टैंड दिस जनरल साहब? देखिए, इशू इससे बड़ा है। बड़ा ये इशू ये है कि अगर जिस तरीके से यूक्रेन को, मैं पहले भी कहता, यूरोप इज फाइटिंग यूक्रेन टू द लास्ट मैन, लास्ट यूक्रेनियन तक यूरोप लड़ेगा इसके लिए। अमेरिका को जब इनकी मनसूबाबंदी की थी, जब ये ओबामा के दौर में बड़ा एक्टिव हो गया हुआ था 2013-14 के दौर में, जब ये इसको ज़ेलेंस्की को जॉर्जिया से उठा के लेके यहाँ पर आए थे, उनका ख्याल ये था कि एट सम पॉइंट इन टाइम वो रशिया को इतना एंगेज कर लेंगे और रशियन की इकोनॉमी को इतना डाउन प्ले कर लेंगे कि रशिया शायद उनका अपने खड़ा नहीं हो सकेगा, चीन पर अकेला होकर रह जाएगा। वो तो हुआ नहीं, क्योंकि पुतिन भी इस चीज को समझ रहा था और उसने अपने आप को पूरी तरह तैयार किया हुआ था, इकोनॉमिकली भी, मिलिटरीली भी, और वो बाकायदा एक लंबी जंग के लिए यूक्रेन के साथ तैयार खड़े थे और उन्होंने बाकायदा इसमें लड़े भी हैं। अब हालात ये हैं कि यूरोप के तो बस में नहीं है यूक्रेन को सपोर्ट करना, उनके अपने मसाइल बने हुए, इकोनॉमी के भी मसाइल हैं, अदरवाइज भी मसाइल हैं। अमेरिका कब तक यूरोप के, अगर आप देखिए तो आज जब ये बात हो रही है
इस वक्त नेटो की भी मीटिंग होनी थी, अमेरिका ने वहां नहीं गया। अमेरिका यहाँ पे पुतिन से बात करने के लिए अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर वो भी यहाँ पे आए हुए थे। तो इसमें इकोनॉमी की बात नहीं, अमेरिका अंदर से खोखला हुआ है। अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता स्लाइड कर रहा है साउथ, वो भी हम नजर नहीं आ रहा, अमेरिका को खुद भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन आज जब देखते हैं उनको कंपैरिजन टू बट रशिया इज केपेबल ऑफ डूइंग, जो रशिया जो कर रहा है, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं उसके पास, इस तरह चाइना के रिसोर्सेज हैं, और पुट टुगेदर दीज टू कंट्रीज। और ये फिर मैं आपको बता दूं कि ये ओबामा साहब के दौर में एक स्ट्रेटजी पेपर आया था, मिलिट्री स्ट्रेटजी का उनका, जो इशू करते हैं कभी कभी वो पेंटागन वाले, कुछ हिस्से उन्होंने, कुछ हिस्सा उसका पब्लिक हुआ था उसके, उसमें कहा जहां तक टेररिज्म का ताल्लुक है वो तो हमने उस जंग को तो हमने जीत लिया है, लेकिन अब वी हैव टू फाइट, वी हैव टू रेडी टू बी फाइट रशिया एंड चाइना टुगेदर। तो यो कोशिश जो कर रहे थे ट्रम्प साहब, किसी तरीके से रशिया को उस फ्रेमवर्क से बाहर निकाल के लेके आए। रशिया इसलिए तैयार नहीं, उसको पता है रशिया को कि रशिया अगर इस वक्त इस तरफ निकलता है तो नुकसान रशिया का है। यूरोप में इतनी बल नहीं रहा, इतनी हिम्मत नहीं रही, यूरोप के पास इतने रिसोर्सेज नहीं रहे, क्योंकि कल अगर आप देखिए, कल ये परसों की बात है। यानी अब जैसे पहले तो हमें किसी एक मुल्क के बारे में कहते थे ना कि क्या बीमार एक यूरोप की भी एक, आप सारा यूरोप ही लगता है बीमार है। एयर मार्शल साहब ये फरमाइए कि ये जो बैलेंस ऑफ फोर्सेस है बिटवीन रशिया एंड द रेस्ट ऑफ द यूरोप, ज़ाहिर है नाटो भी उनके साथ है, तो आप देख इनके इस बैलेंस ऑफ पावर को आप कैसे देखते हैं? अब तक तो वो नहीं सबड्यू कर सके रशिया को। मलिक साहब देखिए, मेरा ख्याल में थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटता है तो उस वक्त ये सोवियत यूनियन थोड़ा सा डगमगाता है, बट उसके फौरन बाद वो संभलना शुरू करते हैं। अगर आप याद करें तो यूक्रेन उनके लिए एक बहुत बड़ी ऐसी रियासत थी जो मिलिट्री वाइज भी बहुत स्ट्रांग थी, इकोनॉमिकली भी बड़ी स्ट्रांग थी, एग्रीकल्चरली भी बड़ी स्ट्रांग थी। और आप ये भी आपको पता है कि जितनी नेचुरल गैस है वो रशिया से थ्रू यूक्रेन पाइप्स के थ्रू यूरोप में जाती। अब जैसे सर ने फरमाया, ये बिल्कुल ये कोई एक पहलू नहीं है, इसमें यूरोप का इंटरेस्ट ये है कि किसी तरह जो बफर जोन है कि रशिया को यहां पे रोका जाए। अमेरिका का इंटरेस्ट है कि अपनी प्रेजेंस यहां पे कायम रखे। यूरोप इस पे फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली डिवाइडेड है, बिकॉज फ्रांस और जर्मनी अभी तक उस तरह खुल के सामने नहीं आए। अमेरिका इस पे एडमेंट है, लेकिन रिसोर्सेज वो दूसरों के यूज करना चाहता है। फिर यूक्रेन इस वक्त यूरोप की एक, आप देखें तो फ्रूट बास्केट या वेजिटेबल बास्केट है, वेजिटेबल बास्केट कहना ज्यादा जरूरी है, बिकॉज गंदम, मकई और दूसरा अनाज जो है वो यूक्रेन से सप्लाई होता है। रशिया के लिए क्यों जरूरी है कि रशिया को उसके दरवाजे पे दस्तखत सुनाई दे रही है नेटो की और यूरोप की, वो उसको रोकना चाहता है। फिर उसकी जो इकोनॉमिकल वैल्यू है, जो उसकी गैस सप्लाई, जो 45% ऑफ सप्लाई गैस की जाती थी यूरोप को, वो अब 7%। मलिक साहब, तो आपने बड़ी सराहत से और बड़ी बलागत से हमें गाइड किया। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, थैंक यू वेरी मच। इंतहाई कम्प्लेक्स इशू को इंतहाई साज में नाज़रीन हम समझने की कोशिश करते हैं। बड़ी कम्प्लेक्स दुनिया है, ये दुनिया आसान नहीं है, इसे समझना भी आसान नहीं है, इसलिए हम इतने बड़े ज़हन जो हैं उनको तकलीफ देते हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, बहुत शुक्रिया एयर मार्शल साहब। नाज़रीन, यह था हमारा आज का शो, कल फिर मिलेंगे, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।